सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज हम आपके सेकेंड पेपर यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास के अंतर्गत जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, प्रारंभिक शिक्षा के लिए कार्यक्रम प्रथम, यानी कि प्रारंभिक शिक्षा के लिए कौन कौन से कार्यक्रम बनाए गए, कौन कौन सी स्कीम बनाई गई जो आज भी हमारे प्राथमिक शिक्षा में मील का पत्थर साबित हुई। यानी कि ऐसे कौन कौन से प्रोग्राम बनाए गए जिन्होंने जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको आगे बढ़ाने में, नामांकन को बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है मिड डे मील योजना और बहुत सारी चीजें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बच्चों को फ्री में किताबें मिलती हैं प्राथमिक विद्यालय में। इसके अलावा उनको फ्री में यूनिफॉर्म मिलता है, बैग मिलता है, हर चीज मिलता है स्कूल में बच्चों को। तो इस तरीके से जो गवर्नमेंट ने स्कीम बनाई है उनको किस तरीके से यहाँ पर आपको पढ़ना है। इसके अलावा शिक्षक शिक्षा के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए और शिक्षकों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था किस प्रकार से की गई, इन्हीं सब के विषय में यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 4 है, इसके जितने भी बहुविकल्पी क्वेश्चन है सबसे पहले हम इनको सॉल्व करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना शुरू की गई 1987 में, 1985 में, 1986 में या फिर 1984 में। दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को इतने अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाया है, अगर किसी भी प्रशिक्षु ने जितनी भी योजनाएं मैंने पढ़ाई हैं सेकेंड पेपर में आपके, अगर आप में से किसी ने भी सभी लेक्चर्स को अटेंड किया है, सभी जितने भी नोट्स बना करके मैंने आपकी क्लासेस ली हैं, आपका पूरा मैंने सिलेबस खत्म कर दिया है आपके सेकेंड पेपर का, फर्स्ट पेपर का, फोर्थ फिफ्थ पेपर का, सभी का कंप्लीटली खत्म कर दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज देख लीजिए। फिर भी मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिटेल जरूर इसके बारे में बताऊंगी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। बहुत ही इजी लैंग्वेज में दोस्तों मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाया है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। तो आप लोग प्लीज उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि अगर आप लोग वीडियोस को नहीं देखोगे, डिटेल में नहीं पढ़ोगे, तो आप अच्छे से सभी क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाओगे। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग जो भी मैंने क्लासेस ली हैं उनको जरूर देखिए। आपके पास टाइम है अभी, तो आप उस टाइम का उपयोग करिए। ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना दोस्तों क्या थी? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का मतलब यही था, क्योंकि ट्रेन टीचर्स की कमी थी। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि मैंने हमेशा से आप लोगों को एग्जाम्पल दिया है, जैसे कोई भी कमरा है, वो कमरा केवल कमरा ही रहेगा, वो क्लासरूम में तभी तब्दील होगा जब उसमें एक ब्लैक बोर्ड आएगा। ठीक है, जब आपने किसी भी खाली कमरे में एक ब्लैक बोर्ड लगा दिया तो अब वो कमरा क्या हो गया? वो कक्षा हो गया, यानी कि अब वो जो रूम था वो क्लासरूम हो गया। तो इस तरीके से ये जो ब्लैक बोर्ड होता है, ये क्या होता है? ये एक सूचक होता है कि अब ये कमरा कमरा नहीं रह गया है, अब ये कमरा एक कक्षा हो गया है, ये एक क्लासरूम हो गया जिसमें बच्चे बैठ करके पढ़ेंगे। यानी कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, इसमें यही बताने का प्रयास किया गया है कि कितने कम से कम सुविधाओं में हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत यही चीजें की गई कि प्राथमिक विद्यालय में कम से कम 2 टीचर होने चाहिए, 2 टीचर और 2 कमरे निश्चित रूप से होने ही चाहिए। तो इसीलिए ब्लैक बोर्ड योजना के तहत बहुत सारे स्कूल आपको बने हुए दिखेंगे जिनमें 2 कमरे होते हैं, एक बरामदा भी छोटा सा होता है। अब वो स्कूल के ऊपर डिपेंड है जिन्होंने उसको बनवाया है, बरामदा बनवाया है या फिर नहीं, लेकिन 2 कमरे और 2 टीचर्स जरूर होने चाहिए किसी भी प्राइमरी विद्यालय में। इसी को ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई ताकि हर एक बच्चे तक शिक्षा पहुंचे। तो दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना बनाई गई थी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत, और इसको स्टार्ट किया गया 1987 में, यानी कि 1987 से ये कार्यान्वित हो गई। तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है। दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन ए 1987। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य है। ऑप्शंस हैं, कक्षा के सभी बोर्ड काले रंग के होना, कक्षा में ब्लैक बोर्ड का साफ होना, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना, या फिर सभी कक्षाओं को ब्लैक बोर्ड उपलब्ध कराना। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी को इसका आंसर पता चल गया होगा कि प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम कम से कम शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना, यानी कि जितना हो सके
2 टीचर और 2 कमरे जरूर होने चाहिए किसी भी प्राथमिक विद्यालय में। तो कम से कम सुविधाओं में बच्चों को अच्छी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, यही उद्देश्य था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का आशय है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हर कक्षा में ब्लैक बोर्ड लगाना, बिल्कुल गलत है। हर कक्षा में चौक पहुंचाना, ये भी रॉन्ग आंसर है। हर कक्षा में पाठ्य सामग्री की व्यवस्था करना, ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये गलत है। हर कक्षा में पाठ्य सामग्री होना यानी कि न्यूनतम सुविधाएं होना, जिससे बच्चों को अच्छे से अच्छी शिक्षा मिल सके। पाठ्य सामग्री का मतलब क्या है दोस्तों? पाठ्य सामग्री का मतलब है कि कक्षा में ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, किताबें होनी चाहिए बच्चों के पास, ठीक है, और निश्चित रूप से 2 टीचर तो होने ही चाहिए हर स्कूल में। तो आपको मेनली यही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य यही है कि प्राथमिक विद्यालयों को न्यूनतम शिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराना। और कहीं-कहीं आपको इसका आंसर इस तरीके से देखने को मिलेगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत क्या प्रावधान किया गया है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत 2 शिक्षक और 2 कमरों का प्रावधान किया गया है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को किस वर्ष में उच्च प्राथमिक कक्षाओं तक बढ़ाया गया? दोस्तों जब देखा गया इस योजना को, जब इस योजना को शुरू किया गया, जब ये योजना चलाई गई 1987 और 1988 में, तो ये योजना काफी हद तक सफल हुई, ठीक है। जब सफल हुई तो सोचा गया कि कक्षा 1 से 5 तक में जब ये योजना सफल है तो इसको हम कक्षा 6 से 8 तक के जो विद्यालय हैं उनमें भी इसको लाएं। तो दोस्तों 1993 और 1994 में इस योजना को उच्च कक्षाओं या उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बढ़ाया गया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में भी इसे पढ़ाया जाने लगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम पी मोस्ट किस वर्ष प्रारंभ किया गया? 1984 में, 1985 में, 1986 में या फिर 1988 में? दोस्तों राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी, 1986 में। आगे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 6 है, पी मोस्ट की संस्तुति किस संस्था द्वारा की गई? यानी कि पी मोस्ट की संस्तुति किस संस्था के द्वारा की गई, हमको ये आंसर देना है। ऑप्शंस हैं एनसीईआरटी नई दिल्ली, डायट द्वारा, सीसीई संस्था द्वारा या फिर एससीईआरटी द्वारा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एनसीईआरटी के द्वारा। दोस्तों ये जो पी मोस्ट आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर दोस्तों सेवारत अध्यापकों का विस्तृत अभिविन्यास कार्यक्रम, यानी कि जो टीचर्स सेवा में हैं, मतलब जो टीचर्स अपनी सर्विस दे रहे हैं, उनको इस तरीके से सिखाना कि जो हमारा ब्लैक बोर्ड योजना था उसी को यहाँ पर इनको बेहतर बनाना था, ठीक है। यानी कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय है उनमें कमरों, पाठ्य सामग्री तथा शिक्षक उपकरण जैसी सुविधाओं को उपलब्ध कराना था। पी मोस्ट जो कार्यक्रम था इसके अंतर्गत यही सब चीजें कही गई थी। इसके अलावा विद्यालय और कक्षाओं को आकर्षक बनाने पर जोर दिया गया था इस कार्यक्रम के द्वारा। क्यों? क्योंकि बच्चे जब वॉल पर कार्टून्स बने हुए देखते हैं, बहुत सारे चार्ट पेपर्स देखते हैं, रंग बिरंगी चीजें देखते हैं, तो वो कक्षा के प्रति आकर्षित होते हैं, उन्हें अच्छा लगता है। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पी मोस्ट कार्यक्रम बनाया गया था। तो दोस्तों ये चीजें हो गई पी मोस्ट की। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, सेवारत अध्यापक शिक्षा हेतु सुझाव। सतत अध्यापक शिक्षा हेतु सुझाव, माध्यमिक शिक्षा निदेशक को उत्तरदायित्व दिए जाएं, राज्य अध्यापक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान परिषद को उत्तरदायित्व दिए जाएं या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, सेवारत अध्यापक शिक्षा का उद्देश्य है अध्यापकों में गुणवत्ता लाना, यानी कि जो शिक्षक हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देना, यानी कि जब उनको ट्रेनिंग अच्छी मिलेगी तो वो जहां पर भी जाएंगे, जिस भी स्कूल में जाएंगे, वहां के बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे। नवीन शिक्षा परिवर्तनों से अवगत कराना, नवीन ज्ञान का प्रचार एवं प्रसार करना या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 9 है, सेवारत अध्यापक शिक्षा की प्रविधि है अभिविन्यास, पाठ्यक्रम, कार्यशाला या सेमिनार, प्रशिक्षण समूह या फिर ये सभी। दोस्तों सेवारत अध्यापक शिक्षा
प्रविधि का मतलब है कि जो भी टीचर अपने सर्विस में है उनको लगातार कार्यशाला या सेमिनार में बुलाया जाता है, लगातार उनको ट्रेनिंग दी जाती है। हर 3 महीने पर एक नई ट्रेनिंग होती है, टीचर्स को करनी होती है, कभी-कभी 3-4 महीने पर भी होती है, कभी-कभी 5 से 6 महीने पर भी होती है। लेकिन कुछ ना कुछ नया हमेशा मिलता रहता है सीखने के लिए, तो ट्रेनिंग्स हमेशा होती रहती हैं टीचर्स की। तो यहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाया जाता है ताकि स्कूल में जाकर के बच्चों को कुछ ना कुछ नया वो सिखाएं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, सेवारत अध्यापक शिक्षा के अभिकरण हैं SCERT, डायट, NCERT या फिर उपयुक्त सभी। दोस्तों यहाँ पर ये सभी ऑप्शंस बिल्कुल सही होंगे, क्योंकि ये सभी यहाँ पर ये केवल और केवल पाठ्यक्रम ही नहीं बनाते हैं, बल्कि ये शिक्षक शिक्षा की भी बात करते हैं। जैसे अगर मैं SCERT की बात करूं अपने उत्तर प्रदेश में, तो आप लोग डीएलएड कर रहे हो, आप लोगों के डीएलएड का पाठ्यक्रम SCERT ने बनाया है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग देख रहे हो कि SCERT के टीचर्स आपको पढ़ाते भी हैं। डाइट से भी यहाँ पर आप सभी लोगों को पता है कि डाइट में प्रशिक्षण होता है प्रशिक्षुओं का, जो भी डीएलएड कर रहे हैं। NCERT भी रूल्स बनाती है जो SCERT फॉलो करती है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये सभी क्या है, सेवारत अध्यापक शिक्षा के अभिकरण हैं। ये सभी टीचर्स के लिए नियम कानून भी बनाते हैं, पाठ्यक्रम भी तैयार करते हैं। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, SOPT योजना का संबंध है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए SOPT का फुल फॉर्म क्या है। दोस्तों SOPT का फुल फॉर्म होता है स्पेशल ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर टीचर, ठीक है, प्राथमिक शिक्षकों का विशेष अनुस्थापन कार्यक्रम। इसके अंतर्गत दोस्तों हर साल जितने भी प्राथमिक के शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो बेहतर तरीके से स्कूल में जाकर के शिक्षा को और क्वालिटी युक्त बना सकें, यानी कि और क्वालिटी उसमें लाएं और इम्प्रूवमेंट लाएं, जो अपनी शिक्षण विधि जिस शिक्षण विधि से वो पढ़ाते हैं उसको और अच्छा करें। तो दोस्तों ये भारत सरकार के मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय के अंतर्गत ये योजना चलाई जा रही है और इसके अंतर्गत दोस्तों देश भर के, केवल और केवल उत्तर प्रदेश की बात मैं नहीं कर रही हूँ, देश भर के सभी टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो जो बच्चे हैं उनको बेहतर तरीके से शिक्षा दे सके और अलग-अलग मेथड से बच्चों को पढ़ा सके, ठीक है। तो यहाँ पर प्राथमिक के शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलता है SOPT योजना के अंतर्गत, तो इसीलिए यहाँ पर प्राथमिक के जो शिक्षक हैं उनको यहाँ पर दोस्तों प्रशिक्षण मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर पूछेगा एग्जाम में कि ये योजना का संबंध किससे है, तो इस योजना के अंतर्गत शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलता है। तो शिक्षकों को प्रशिक्षण मिलता है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग खुद ही समझ सकते हैं। यहाँ पर दिया प्राथमिक शिक्षा से, माध्यमिक शिक्षा से, शिक्षण प्रशिक्षण से या फिर बालिका शिक्षा से। राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा शिक्षण प्रशिक्षण से, क्योंकि यहाँ पर यही सिखाया जा रहा है कि किस तरीके से आपको बच्चों को शिक्षा देनी है, ठीक है। या फिर यहाँ पर अगर शिक्षक प्रशिक्षण होगा तो भी सही होगा, या शिक्षण प्रशिक्षण है तो भी सही है। किस तरीके से आपको पढ़ाना है बच्चों को, यही चीज सिखाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 12 है, SOPT किस स्तर के अध्यापकों हेतु संचालित की गई थी, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या फिर उच्च माध्यमिक। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया कि प्राथमिक के शिक्षकों को शिक्षण प्रशिक्षण मिलता है SOPT योजना के अंतर्गत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, प्राथमिक के शिक्षकों को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, 1992, 1994, 1993 या फिर 1995। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 1993। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बेसिक शिक्षा परियोजना 1993 में शुरू की गई थी और ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, बेसिक शिक्षा परियोजना के कितने महत्वपूर्ण अंग हैं, 2, 3, 5 या फिर 4। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3, यानी कि जो बेसिक शिक्षा परियोजना है इसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 15 है, बेसिक शिक्षा परियोजना किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए निर्धारित है, 0 से 6 वर्ष, 6 से 14 वर्ष, 8 से 12 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष। आप सभी लोगों को पता है कि हम बेसिक शिक्षा की अगर बात करते हैं तो 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 14 वर्ष। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, बेसिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, उत्तम नागरिक का विकास करना, चरित्र का निर्माण करना,
पढ़ाई का स्तर बढ़ाना या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पर चाहे उत्तम नागरिक बनाने की बात हो, बेसिक शिक्षा का उद्देश्य ये भी होता है क्योंकि बेसिक शिक्षा हम देते हैं 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक, तो इसमें बच्चों का मानसिक विकास बहुत ही तेजी से होता है। तो बच्चों को निश्चित रूप से हम उत्तम नागरिक बनाने की कोशिश करेंगे, उनका विकास करने की कोशिश करेंगे, उनका चरित्र अच्छा हो ये भी हम पूरी कोशिश करेंगे, उनके अंदर ईमानदारी हो, उनके अंदर सत्यता की भावना हो, उनके अंदर नैतिक मूल्य हो, इसके अलावा पढ़ाई का स्तर भी अच्छा हो। तो यहाँ पर ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही है। यहाँ पर होना चाहिए था ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी, ठीक है। तब इस तरीके से ऑप्शन ए, बी, सी तीनों सही होते। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन गलत दिया है, तो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन होता है इनमें से सभी, तब हम ऑप्शन डी को करेक्ट करते। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन डी में नहीं दिया इस तरीके से, तो हमें क्या करना है, ऑप्शन ए, बी, सी तीनों को ही सही मानना है क्योंकि ये तीनों ही सही ऑप्शन है। तो यहाँ पर मैं किसी एक को सही नहीं बता सकती हूँ। तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में आपको क्या लगता है। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर 100% तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अगर तीनों ऑप्शन सही है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऑप्शन ए, बी, सी तीनों को टिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों को बता रही हूँ, अगर इस तरीके से आप एग्जाम में भी आप फंस जाते हो तो आपको क्या करना है, आपको तीनों आंसर सही लिख देने हैं, तीनों ऑप्शंस आपको उसमें लिख देने हैं क्योंकि आपको आंसर शीट मिलती है, आपको कॉपी पर लिखना होता है आंसर, तो आसानी से आप और क्या कर सकते हो अगर इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आए। वैसे इस तरीके से कभी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आता है, ये मिस प्रिंटिंग की वजह से यहाँ पर होना चाहिए था इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पर गलती से इनमें से कोई नहीं हो गया है, तो इस वजह से यहाँ पर दोस्तों ए, बी, सी तीनों सही है। तो क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन तीनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उत्तर प्रदेश में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी कब प्रारंभ किया गया। दोस्तों डीपीईपी का फुल फॉर्म डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि हिंदी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया। अब यहाँ पर पूछा गया है 1965-1966 के बीच में, 1997 से 1998 के बीच में, 1990 से 1991 तक, 1997-1998 में ये बनाया गया था डीपीईपी कार्यक्रम। तो ऑप्शन बी जो है ये बिल्कुल सही है, यानी कि जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम बनाया गया था और जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा में सुधार करने की कोशिश की गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, वर्ष 1997 में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों की पहचान की गई। ऑप्शंस हैं 21, 22, 16 या फिर 18। दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 22, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 1997 में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 22 जनपदों की पहचान की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तर प्रदेश में डीपीईपी तृतीय की शुरुआत कब की गई। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सन 2000 में, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान को कितने भागों में बांटा गया। तो यहाँ पर ऑप्शंस हैं संपूर्ण साक्षरता व साक्षरता पूर्व कार्यक्रम, सतत शिक्षा के कार्यक्रम, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 21 है, संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई। दोस्तों संपूर्ण साक्षरता अभियान की शुरुआत 16 जनवरी सन 1989 में की गई। तो यानी कि यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 16 जनवरी 1989, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग डेट। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है, प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं सुलभ कराने की योजना है। प्राथमिक विद्यालयों में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं, इसका आंसर आपको तुरंत पता होगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि आपने इन सभी क्वेश्चंस को शुरू में ही पढ़ लिया अच्छे से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य है। दोस्तों यहाँ पर देखिए अधिक से अधिक विद्यालय खोलना, छात्रवृत्ति की व्यवस्था करना, मिड डे मील की व्यवस्था करना, शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन। तो दोस्तों बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 का उद्देश्य था शैक्षिक कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन, यानी कि यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो यहाँ पर ऑप्शन डी को हम सही लगा देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम या बेसिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा का प्रस्ताव रखा था वर्धा सम्मेलन में। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1937 में वर्धा सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा आप लोग।
और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग पूछे हुए क्वेश्चंस को अच्छे से और ध्यान से देखा करिए, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 25 है, बुनियादी शिक्षा से संबंधित नहीं है, महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, बीजी खेर या फिर एम.के. सिन्हा। दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जाकिर हुसैन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब प्रारंभ हुआ? आप सभी लोगों को पता है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये कानून बनाया गया, या फिर ये कहें कि इसका सुझाव दिया गया 1986 में और प्रारंभ की गई 1987 और 1988 में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम विद्यालय शिक्षा की तैयारी में निम्न क्षेत्रों पर बल दिया गया। ऑप्शंस हैं व्यक्तिक एवं सामाजिक तैयारी, शैक्षिक तैयारी, मनोरंजनात्मक, सृजनात्मक तथा शाब्दिक या अशाब्दिक भाषा कौशल या फिर उपयुक्त सभी। तो दोस्तों स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को स्कूल के लिए रेडी करना, यानी कि बच्चों को स्कूल में जाने से पहले ही उनको, जैसे कि प्राइमरी विद्यालय में जाने से पहले ही बच्चों को आंगनबाड़ी में बुलाया जाता है, ताकि बच्चों को स्कूल के प्रति एक क्रेज हो कि हाँ इतनी देर बच्चे वहां पर रुकेंगे, बच्चे खेलेंगे, बच्चे वहां पर एक दूसरे से घुल मिल जाएंगे। तो इस तरीके से वो बगल में ही जब देखेंगे बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो भी विद्यालय जाने के लिए प्रेरित होंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम को बनाया गया और ये काफी हद तक बहुत ही कारगर भी साबित हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। इससे बच्चों का मनोरंजन होने लगा, उनकी सृजनात्मक क्षमता बढ़ने लगी जब वो आंगनबाड़ी केंद्र में जाने लगे, उनका भाषा कौशल, जब बच्चों से वो बात करने लगे तो उनका भाषा कौशल भी बढ़ा। तो इस तरीके से जो स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम है दोस्तों, ये अपने उद्देश्य को प्राप्त किया। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर 27 क्वेश्चंस मैंने कराए, उम्मीद करती हूँ आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस इसमें से आ रहे थे। तो आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। और दोस्तों जैसा कि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप लोग प्लीज अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। बहुत ही कठिन समय है लेकिन बीत जाएगा, हम लोग सब एक साथ हैं। और दोस्तों आप लोगों को कहीं कोई समस्या है, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको किसी विषय में कोई डाउट है तो भी आप पूछ सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सबको शेयर कर दीजिए, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, आपके कॉलेज का ग्रुप हो, जहां पर भी लगे आपको इस वीडियो की जरूरत है वहां प्लीज शेयर कर दीजिए। और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना आप लोग बिल्कुल मत भूला करिए। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियोस आती हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच पाए और आप सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।